मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, आज चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषण है। मीन राशि आने वाला समय पर यहाँ पर पहले मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो देख करके हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि गुरु अच्छे हो गए, सूर्य अच्छे हो गए, शुक्र अच्छे हो गए, बुध अच्छे हो गए। 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में कुछ ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, कुछ अशुभ परिणाम देते हैं। आप सब लोग वीडियो देखते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ चंद्र राशि के आधार पर हम विश्लेषण करके और लोगों तक पहुंच सकें। मित्रों, हमारी जन्म कुंडली जो है वो स्थायी कुंडली है। जब हमारा जन्म हुआ उस समय ब्रह्मांड में ग्रह गोचर क्या था, ग्रहों की स्थिति क्या थी, किस समय हमारा जन्म हुआ, ये स्थायी रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में जन्म से लेकर के अंतिम समय तक किसी न किसी ग्रह की महादशा, किसी न किसी ग्रह की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चलती रहती है। ग्रहों की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती है। उसमें कुछ अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, कुछ अशुभ ग्रह हैं। तो हमें तो पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जन्म कुंडली का विश्लेषण ही महत्वपूर्ण है और महादशा का प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित रूप से पड़ता है। जन्म कुंडली के आधार पर ही कोई भी ज्योतिषी यही कहता है, ये रत्न धारण कीजिए, इस मंत्र का जाप कीजिए, ये पूजा कीजिए, आपके इष्ट देव कौन है, सब कुछ जन्म कुंडली बताती है। तो जन्म कुंडली जो है वो स्थायी है। और फिर आती है चंद्र कुंडली, चंद्र राशि के आधार पर। ये अस्थायी कुंडली है। इसमें ग्रह गोचर होते रहते हैं। अब ग्रहों की चाल कितने दिन की है वो भी निर्धारित है। कोई ग्रह जैसे बुध है 22 दिन, शुक्र 25 दिन, शनि 30 महीना, गुरु 1 वर्ष। इस प्रकार से सब ग्रहों की का सीमा जो है वो एक निर्धारित सीमा है। उसके बाद वो राशि परिवर्तन कर जाते हैं और राशि परिवर्तन करने के बाद उसका विश्लेषण ही बदल जाता है। इसीलिए हर हफ्ते, दिन का, महीने का, साल का विश्लेषण अलग अलग हो जाता है। यहाँ चंद्र राशि की कुंडली पर मैं बातें करूँगा, पर आज 2 ग्रह की बात करूँगा मुख्य रूप से। एक सूर्य जो 17 अगस्त को कर्क राशि से अपनी यात्रा पूरी करके अपनी ही राशि, स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 1 महीने का गोचर है। अब 1 महीने का जो परिणाम होगा मीन राशि के लोगों के लिए, उसकी बातें करेंगे। यही गुरु की बात करेंगे कि गुरु अभी किस स्थिति में थे, अब किस स्थिति में है, आगे क्या हो। मित्रों, एक कुंडली को देखने से हम किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते, हम निर्णय नहीं ले पाते। हमें मुख्य कुंडली, लग्न कुंडली को लेना ही पड़ता है। यहां पर कोई कहे कि मैं एक कुंडली देख करके विश्लेषण कर दिया और सही हुआ, तो क्षमा चाहता हूं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूंगा। 4 कुंडली कम से कम, एक लग्न कुंडली, एक चंद्र कुंडली। तो लग्न कुंडली तो स्थायी रूप से हो गई, उसमें महादशा, अंतर्दशा क्या है, वो ग्रह किस भाव में कहाँ पर बैठे हैं, कितने बली हैं, शुभ हैं, अशुभ है, ये चीज़ जानकारी मिलती है। दूसरा चंद्र कुंडली जो अस्थायी कुंडली है, 1 महीने के लिए, 1.25 महीने के लिए बनता है, 1.5 महीने के लिए बनता है, फिर वो राशि परिवर्तन हो जाते हैं।
और फिर महत्वपूर्ण कुंडली अष्टक वर्ग सारणी, ये जो बगल में आप देख रहे हैं ये अष्टक वर्ग सारणी। इसके बाद भिन्नाष्टक वर्ग, ये 4 कुंडली हैं। 4 कुंडली देखने के पश्चात हम किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचते हैं। जैसे कोई डॉक्टर यदि किसी रोग को पकड़ना चाहता है तो वो ब्लड टेस्ट भी करवाता है, बीपी शुगर ये सब चेक करवाता है, एक्सरे सोनोग्राफी ये करवाते हैं, और सबको देखने के बाद पता चलता है कि कौन सा रोग है, उसके बाद वो दवाई देते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक ज्योतिषी भी यही करता है कि जन्म कुंडली क्या कहती है। ज्योतिषी कुछ नहीं कहता, ज्योतिषी ने कुछ नहीं बनाया, आपके ग्रह आपकी कुंडली ये हमें बताते हैं और हम आपको बता देते हैं। ये थोड़ा सा ज्ञान है बस। तो ये चंद्र कुंडली, अष्टकवर्ग कुंडली, ये आप शायद समझ गए। बहुत से लोगों का अभी प्रश्न है कि अष्टकवर्ग होता क्या है। अष्टकवर्ग जो है सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 7 ग्रह और एक लग्न को ले लेते हैं 8 ग्रह, 8 को मिलाकर के अष्टकवर्ग सारणी बनती है। जन्म कुंडली में ये मीन लग्न की कुंडली है। मीन लग्न की कुंडली में ग्रह जहाँ जहाँ बैठे हैं बैठ जाते हैं, ये स्थायी हो गया। और यहाँ पर हम ग्रहों का बल देखते हैं, कितने डिग्री का है, किस अंश में है, कोई दोष बना है, काल सर्प दोष, विष योग, चंडाल योग, ग्रहण योग या शुभ योग, लक्ष्मी योग, जो भी है हम यहाँ से देखते हैं। पर किसी भी 9 ग्रहों में किसी न किसी की महादशा तो चल रही है, किसी न किसी ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। वो ग्रह जिसकी महादशा चल रही है वो कितने डिग्री पर है, 1 से लेकर 6 डिग्री तक 25%, 6 से 12 50, 12 से 18 100%, 18 से 24 50%, 24 से 30 25%, और शुरू में अगर 1 2 3 है, अंत में 28 29 30 है, तो वो ग्रह शून्य हो गया। न शुभ फल देने में न अशुभ फल देने में उसकी क्षमता ही समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम ग्रह के बल को देखते हैं, शुभ ग्रहों के ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है, किसके साथ युति हो रही है, ये भी देखते हैं। तो कितने प्रतिशत ये ग्रह हमको शुभ या अशुभ परिणाम देंगे, हम ये जानना चाहते हैं और जानते हैं। अब वो ग्रह इसी कुंडली में किसी न किसी भाव में तो बैठा है। जैसे यहाँ पर शनि मीन राशि में बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं गुरु के साथ अभी वर्तमान स्थिति में, और ये कन्या राशि में मंगल, इस प्रकार से किसी न किसी भाव में तो वो ग्रह बैठा हुआ है जिसकी महादशा अंतर्दशा चल रही है। और बल भी हम देख लिए। और फिर चंद्र राशि में आ गए हम। तो चंद्र राशि में जब देखते हैं कि वर्तमान गोचर क्या चल रहा है, कितने दिन का गोचर है। अब लग्न कुंडली में जो महादशा अंतर्दशा चल रही है और चंद्र कुंडली के गोचर में जो ग्रह चल रहे हैं, इसमें महादशा अंतर्दशा नहीं है, गोचर चल रहा है। ये ग्रह हमको कितना परिणाम देंगे, अच्छा देंगे नहीं देंगे, कम देंगे ज़्यादा देंगे या अशुभ फल देंगे। तो यहाँ पर देखिए खाली जगह है, केवल नंबर लिखे हुए हैं 12 1 2 5 6 10 11। ये कुंडली है, ये अष्टक वर्ग की कुंडली है। इसमें पॉइंट्स लिखे होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 38 पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर 30 पॉइंट है। आपकी कुंडली एस्ट्रो सर्च करेंगे, जब एस्ट्रो सॉफ्टवेयर सर्च करेंगे इस कुंडली के साथ साथ ये कुंडली भी आपकी आ जाएगी। कोई नई बात नहीं है ये, पर इसका विश्लेषण कम किया गया है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि जैसे मैं आपको 4 कुंडली का विश्लेषण बता रहा हूं, YouTube में मुझे नहीं दिखा है। ये विश्लेषण का सही तरीका है। ये पॉइंट होते हैं हर भाव में। अब ये है क्या, यहाँ बिंदु होते हैं, इसे बिंदु कहें, रेखाएं कहें, अंक कहें, पॉइंट्स कहें, अर्थ एक ही होगा। ये बिंदु जो होते हैं ये हमको भाव का बल बताते हैं। यहाँ ग्रह का बल हम देखें, यहाँ भाव का बल देखते हैं। और जब ये भाव का बल देखते हैं, भाव में अच्छे बिंदु हैं तो अच्छा परिणाम होगा, सामान्य बिंदु है तो सामान्य परिणाम होगा, कम बिंदु है
तो वैसे ही परिणाम होगा। लग्न कुंडली में, चंद्र कुंडली में, अष्टक वर्ग में 6, 8, 12 तीन भाव अशुभ माने गए हैं। इसमें बिंदु कम होना चाहिए। ये 6, 8, 12 इसमें बिंदु कम होना चाहिए। क्यों? कि एक उदाहरण के लिए कि 6, 8, 12 जो है रोग, शत्रु, कर्जा, नौकरी का भाव है। यहां 1 से 24 बिंदु के नीचे होना चाहिए, 22 से भी कम होना चाहिए। ये स्थिति अच्छी होती है, क्योंकि अगर छठे भाव में 35-38 बिंदु प्राप्त होते हैं, इसका अर्थ यह होता है कि इस भाव का जो फल है वो बढ़ गया। तो फल क्या है इस भाव का? रोग, शत्रु, कर्जा। ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये चाहेगा कि रोग भी बढ़ जाए, शत्रुता भी, कर्जा भी बढ़ जाए? ये तो अशुभ हो गया। तो यहां पर 22 से भी कम बिंदु होने चाहिए, जिससे उस भाव का जो फल है वो बढ़ने ना पाए, जीवन में अनुकूलता बनी रहे, सामान्यता बनी रहे। इसी प्रकार से 8वां भाव है, इसी प्रकार से द्वादश भाव को लेते ये व्यय भाव है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ये चाहता है कि कोर्ट कचहरी में खर्चा हो, फालतू व्यय हो, दवाई में पैसा लगे? कोई नहीं चाहता। तो 6, 8, 12 में यहां पर भाव बल जो है बिंदु कम होना चाहिए। अब यहां पर जो ग्रह बैठे हुए होते हैं, जब महादशा, अंतरदशा, गोचर में वो ग्रह आते हैं तो वो उसी प्रकार से फल प्रदान करते हैं। लग्न में अधिक बिंदु होना चाहिए। अष्टक वर्ग सारणी में लग्न में अधिक बिंदु होना चाहिए। अधिक बिंदु रहेगा तो ये भाव का फल क्या है? हमारा व्यक्तित्व, हमारा स्वास्थ्य, हमारे सोचने बोलने का तरीका, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब कुछ होता है। यहां बिंदु ज्यादा होने से ये भाव बली हो गया। 38 बिंदु है, यहां 30 बिंदु है। बस बिंदु माने पॉइंट्स कितने जा रहे हैं ये देखना है। अब यहां पर भाव का बल तो समझ गए आप, ग्रह भी समझ गए। अब मान लीजिए मीन राशि में शनि चल रहे हैं अभी गोचर में, हमको गोचर का देखना है या महादशा देखना है। तो यहां पर हम शनि को देखेंगे, मीन राशि में यहां शनि देखेंगे कितने बिंदु पर हैं। तो हम देखें यहां पर 38 बिंदु पर है शनि। तो 38 बिंदु का मतलब तो अच्छा हो गया, पूरी अष्टक वर्ग की कुंडली जो है प्रभावित हो गई, बली हो गई। और यहां पर शनि देव बैठेंगे तो अशुभ परिणाम नहीं देंगे। यहां पर तो हम बोल देते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, पर ये शनि महाराज जब यहां पर बैठ जाएंगे तो बहुत बढ़िया परिणाम देंगे, क्योंकि भाव का बल उनको प्राप्त हो गया। चौथा भाव, दसम भाव, ये भाव बल जितना ज्यादा होगा, हम उस भाव से कितना प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करेंगे, ये दर्शाता है। दूसरी बात कि लग्न कुंडली में, चंद्र कुंडली में ग्रह दोष बन जाते हैं। कभी शनि चंद्रमा साथ आ गए, बैठ गए तो विष योग बन गया, ग्रहण योग बन गया, काल सर्प दोष बन गया, अनेक प्रकार के अशुभ योग हैं, बन जाते हैं। केमद्रुम योग बन गया। पर अष्टक वर्ग एक महत्वपूर्ण कुंडली है। यहां जन्म कुंडली में कुछ भी योग बना हो, जैसे हम यहां देख लेते हैं कि सूर्य और केतु का ग्रहण योग बना है चंद्र कुंडली में। अब यहां पर सूर्य को देखेंगे, अगर ये 1 से 24 के बीच में है, 1 से 22 के बीच में है तो अशुभ परिणाम नहीं होगा। और अगर यहीं पर 24 से 28 के बीच में आ गया तो सामान्य परिणाम होगा। 28 से ज्यादा चला गया तो विस्फोटक हो गया, बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि 65-66 करोड़ लोग एक राशि में आते हैं, तो क्या 65-66 करोड़ लोगों को एक साथ अच्छा दिन आएगा या एक साथ खराब दिन आएंगे, एक साथ बीमार पड़ जाएंगे, एक साथ कर्जदार हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, तभी विश्लेषण पूर्ण होता है। तो शायद अष्टक वर्ग को भी आप समझ गए होंगे। अब फिर से बता देता हूं कि जब आप अपनी जन्म कुंडली के साथ साथ अष्टक वर्ग की कुंडली निकालेंगे, सॉफ्टवेयर में सर्च करेंगे, तो 1 से लेकर के 24 तक ठीक है, ये निचला स्तर है, यहां परिणाम नहीं मिलेंगे, कुछ भी परिणाम नहीं आएगा। 24 से 28 अगर है तो सामान्य परिणाम आएगा, 28 से ज़्यादा है तो अच्छे परिणाम आएंगे।
कोई भी ग्रह, उसको भाव का बल मिल जाता है। एक किसी गरीब परिवार के व्यक्ति को, किसी गरीब परिवार के व्यक्ति के घर में बैठा दिया जाए तो सामान्य स्थिति हो गई कि जैसे वो अपने घर में था वैसे यहाँ है। और किसी गरीब व्यक्ति को किसी बड़े आदमी के घर में बैठा दे, जहाँ सोफा भी लगा है, एसी भी लगा है, टीवी भी लगी है, आलीशान सब कुछ, सभी व्यवस्थाएं हैं, भौतिकता का जीवन है, तो वो आदमी वहाँ पर बड़ी प्रसन्नता महसूस करेगा। ठीक इसी प्रकार से ग्रह को जब अच्छा भाव बल मिल जाता है तो वो ग्रह बली हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, अच्छे परिणाम देना चालू कर देता है। अभी मैं 2 ग्रहों की बात करूंगा। ये तो अपनों की बात अपनों से थी। पहले सूर्य की बात करते हैं। मीन राशि के जातकों के गोचर कुंडली में यहां सूर्य और केतु बैठे हैं। केतु यहां पहले से हैं, 18 मई 2025 से गोचर कर रहे हैं। सूर्य 17 अगस्त से 17 सितंबर तक 1 महीने का गोचर होगा। सूर्य देव तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में अच्छा परिणाम देते हैं। भाव भले अशुभ हो, लेकिन ये क्रूर ग्रह है, अच्छा परिणाम देते हैं। तो ये भाव जो है रोग, शत्रु, कर्जा का है। मीन राशि या मीन लग्न के जातकों के लिए मैं बता रहा हूं कि ये भाव जो है, यहाँ पर सूर्यदेव हैं, रोग, शत्रु, कर्जा का भाव है। तो रोग में कमी आएगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, धीरे धीरे अच्छा होगा। शत्रुता कम होगी। शत्रुता कौन है? अज्ञात शत्रु, जिन्हें हम मित्र समझते हैं वही शत्रु हैं। हम अपनी हर बातों को शेयर कर देते हैं, वो उसको उल्टा सीधा करके और हमारे काम को बिगाड़ देते हैं। ये अज्ञात शत्रु। कर्जा चाहे व्यक्तिगत हो, बाजार का हो, बैंक का हो, महाजन का हो, साहूकार का हो, किसी प्रकार का कर्जा हो, उसमें राहत मिलेगी। इस भाव के जो फल हैं, सूर्यदेव छठे भाव में बैठने के कारण उन कष्टों से को शांत करेंगे। अब सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि द्वादश भाव में पड़ रही है, जहाँ राहु पर बैठे हैं, और राहु की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, एक दूसरे के सम्मुख है। लेकिन सूर्य का परिणाम मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा होगा। अब आते हैं दूसरा ग्रह जो गुरु है। गुरु, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चर्चा आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि शनि जो ग्रह है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। महत्वपूर्ण के साथ साथ हर व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल मचा देते हैं। राजा को रंग बना सकते हैं, रंग को राजा बना सकते हैं। शनि महाराज दंडाधिकारी हैं। कई लोग कहते हैं शनि ने हमारा ये कर दिया, वो कर दिया। शनि ने किसी के लिए कुछ नहीं किया। न्यायमूर्ति हैं, किसी के साथ कुछ नहीं करते। वही करते हैं जो हमने किया है। हमारे कर्मों का फल, शुभ या अशुभ, उसी का परिणाम देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शनि की महादशा में, शनि की ढैया में, शनि की साढ़े साथी हमको बहुत सूट करती है, हम उन्नति कर जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि कमर तोड़ दिए शनि, उसके भी कर्म का फल उनको मिला, इनके कर्म का फल इनको मिला। 65-66 करोड़ लोग एक राशि में आते हैं। सबका जीवन एक साथ न तो दुखी होगा ना सुखी होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कर्म ही पूजा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कथन था, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो हम अपने कर्मों की तरफ ध्यान न दे करके उल्टे सीधे कार्यों में लगे रहते हैं, अपना कर्म दोष खुद बढ़ाते रहते हैं। और जब शनि महाराज की समय में हमारी पेशी हुई, हाजिर हुए, तो शनि महाराज हमको दंड देते हैं कि तुमने ऐसा किया था, ऐसा होगा। शनि देव की किसी से क्या कोई जाति दुश्मनी है क्या? तो शनि को दोष देना पहले तो आप बंद कर दें। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि शनि को कभी कुछ गलत न सोचें और न बोलें। आप मंदिर जाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, ये आपकी इच्छा, लेकिन शनि को कुछ न करें। क्योंकि आपने कहा शनि के विरोध में, शनि ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, हम रोड में आ गए, तो आपका शनि और ख़राब होगा। और जिनका शनि खराब होता है ना,
प्रैक्टिकल देख लीजिए, वो अपने माता पिता को कष्टदायी होते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते, कर्म दूषित हो रहा है। वृद्ध पुरुष स्त्री इनका सम्मान नहीं करते, ये शनि दोष है। ये किसी को अपमानित कर देना, भूखे को गाली दे करके भगा देना, ये सब अशुभ कार्य है। इससे शनि और खराब होते हैं और समय में अपना परिणाम वो दे देते हैं। जब पेशी होगी, हमारी पेशी होगी मतलब ढैया 7.5 महादशा जब चलेगी, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, तो शनि महाराज अपना रूप धारण कर लेंगे। शनि के लिए हमेशा आप अपने मस्तिष्क में उनके प्रति भाव अच्छे रखें। तो यहाँ गुरु की मैं बात कर रहा था। शनि महाराज 29 मार्च 2025 का एक दिन था कि मीन राशि के जातकों के ऊपर, अब शनि की बात इसलिए कर रहा हूं चूंकि मीन लग्न की कुंडली है, मीन राशि की कुंडली है। प्रथम चरण समाप्त हुआ, दूसरा चरण चालू हुआ। अब जो लोग कहते हैं ना कि ग्रह गोचर नहीं होता, ये है वो है, जो परेशान है वही कहते हैं। तो जब दूसरा चरण चालू हुआ तो मीन राशि में राहु पहले से विराजमान थे, गोचर चल रहा था उनका 18 महीने का, अंतिम समय में था। और 29 मार्च को शनि भी वहीं पहुंच गए, तो राहु और शनि की युति संबंध बन गई लग्न में। अब जब श्रापित दोष बन गया, पिशाच योग बन गया, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से विशेषकर पीड़ित हो गया। जो एक साल जो कष्ट झेले वो तो झेले, दूसरा साल जैसे चालू हुआ 7.5 का दूसरा चरण, तो शनि भी पीड़ित हो गए राहु के चलते, तो श्रापित दोष बन गया, पिशाच योग बन गया। ये 50 दिन बना था उस समय, वो 1 साल के बराबर, ये 50 दिन, और समस्याएं खड़ी हो गई। पर 14 मई 2025 को गुरु जो है वो राशि परिवर्तन करते हैं। लग्न में शनि बैठ करके, उस समय गुरु वृषभ राशि में थे, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही थी, तो गुरु पीड़ित हो गए। गुरु तो एक प्रभावशाली ग्रह हैं, मुख्य ग्रह हैं, देवताओं के गुरु, गुरु बृहस्पति हैं, और जब वही पीड़ित हो गए, अपना किसी भी प्रकार से परिणाम देने में सक्षम नहीं रहे, वो भी समस्या में आ गए। और 14 मई 2025 को वृषभ राशि से अपना गोचर पूरा करके और मिथुन राशि में आ गए। मीन राशि, मीन लग्न के जातकों की कुंडली में चौथे भाव में मीन राशि, तो मिथुन राशि में आ गए। अब मिथुन राशि में आकर के गुरु को थोड़ी सी राहत मिली, पूरी राहत नहीं मिली, थोड़ी सी राहत मिली, समय थोड़ा सा सामान्य होना चालू हुआ, तो मीन राशि के जातक थोड़ी सी सांस लिए। कब? 14 मई के बाद। राहु 18 मई, 4 दिन बाद, वो भी राशि परिवर्तन कर जाते हैं। राहु हमेशा बकरी रहते, राहु और केतु, तो मीन राशि से 12 नंबर की राशि से निकल करके 11 नंबर में चले गए, द्वादश भाव में। तो जो पिशाच योग बना था वो समाप्त हो गया, श्रापित दोष बना था वो समाप्त हो गया। मैं बोला ना कि चंद्र राशि जो है कुंडली वो अस्थायी है। जन्म कुंडली में अगर यही स्थिति होती तो फिर समस्या है कि जब महादशा अंतरदशा चलेगी शनि की और राहु की, तो विकट परिस्थितियां आएंगी, अनेक कष्ट आ सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूं कि जन्म कुंडली को देखना भी जरूरी है। पर राहु इधर चले गए कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, पर शनि भी अभी बकरी चल रहे हैं 138 दिन के लिए। अब जब शनि की दृष्टि गुरु के ऊपर से हट गई तो गुरु भी प्रसन्न हो गए। अब क्या हो रहा है? 13 अगस्त 2025 गुरु
13 अगस्त 25 के पहले आर्द्रा नक्षत्र में थे। आर्द्रा नक्षत्र जो है राहु का नक्षत्र है। अब शत्रु की राशि में बैठ करके, शत्रु के घर में बैठ करके, शत्रु के नक्षत्र में बैठ करके गुरु कैसे अच्छा परिणाम देंगे? देना चाहिए। पर 13 अगस्त 2025 को गुरु नक्षत्र परिवर्तन कर गए, अपने ही नक्षत्र में आ गए, पुनर्वसु नक्षत्र में। 18 जून 2026, आज से लेकर के 18 जून 2026 तक का जो समय है वो मीन राशि के जातकों के लिए उत्तम होगा, क्योंकि शनि का भी प्रभाव नहीं है। और जब गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में यात्रा कर रहे हैं तो यहां पर देखिए एक बहुत अच्छी बात कि गुरु यहां पर बैठे हुए हैं और यहां मीन राशि है, मीन राशि में शनि है, मीन राशि गुरु की राशि है। गुरु बलवान हो गए, ताकतवर हो गए, चौथे भाव में बैठे, केंद्र के भाव में और बली हो गए। यहाँ सिर्फ गुरु और राहु की जो दृष्टि पड़ रही है ये थोड़ा सा कहीं नुकसान हो सकता है, वैसे होगा नहीं, क्योंकि गुरु की भी 7वीं दृष्टि, ये 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है यहाँ पर। अब ये स्थितियां बन रही हैं। अब राहु भी शांत होंगे, क्योंकि गुरु की अमृत दृष्टि पड़ रही है, तो राहु जो कुछ करना चाहते थे अशुभ वो नहीं कर पाएंगे। शनि चूंकि मीन राशि में है तो गुरु ने भी कह दिया कि भाई तुम मेरे घर में बैठे हो, कुछ गलत नहीं करना, मेरी राशि शुद्ध रहे, पवित्र रहे। अब यहाँ पर गुरु की 7वीं दृष्टि, गुरु की यहाँ तुला राशि में 5वीं दृष्टि, शुक्र और गुरु की ये युति, यहाँ पर गजलक्ष्मी योग बना हुआ है, बहुत अच्छा योग बना हुआ है। तो गुरु की 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? अष्टम भाव में। अष्टम भाव जो है आयु और मृत्यु का भाव है, गुप्त धन का भाव है, जमीन में गड़े हुए धन का भाव है, लॉटरी से अचानक धन लाभ का भाव है। तो गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, अमृत दृष्टि, तो ये भाव भी बली हो गया। 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है गुरु की अपनी राशि में, धनु राशि में। तो 7वीं दृष्टि जब यहाँ पड़ रही है, इस भाव का फल क्या है? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव है। यहाँ जो उच्च पद है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, IAS IPS और भी जो उच्च पद हैं, उनका कारक भाव 10म भाव है, पिता का भी भाव है, राजनीति का भाव है। अब यहाँ पर कितनी सफलता हमको मिलेगी, हम अष्टक वर्ष से देखते हैं। जिस भी क्षेत्र में हम हैं हम उसको देखते हैं, अष्टक वर्ष से आपको पूरा रास्ता मिल जाता है क्या करना चाहिए। गोचर से भी थोड़ा सहायता मिल जाती है। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का भाव है, सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव है। 9वें भाव से ये भाग्य भाव है, अष्टक कुंडली में, जन्म कुंडली में भी भाग भाव है। तो भाग्य भाव से ज़्यादा बिंदु जो है 10म भाव में, 10म भाव से ज़्यादा बिंदु एकादश भाव में, और एकादश भाव से कम बिंदु 6, 8, 12वां भाव कम बिंदु होना चाहिए। अगर इसमें बिंदु ज़्यादा है, इसमें कम है, तो आदमी कर्जदार हो जाता है। ये स्थितियाँ बनती हैं। तो हर ग्रह को हम कैसे देखें? अब गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, इसकी बात मैं आपसे कर लिया। ये चंद्र राशि पर आधारित है। अब किसी भी ग्रह को हमको देखना है कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है, जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, चंद्र राशि में गोचर में कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है, ठीक उसी भाव में आप बैठा दीजिए। और यहाँ पर हर भाव में आपको बिंदु लिखे हुए, अंक लिखे हुए मिलेंगे। वो अंक से आप निकाल सकते हैं कि ये ग्रह हमको अच्छे परिणाम देगा या बुरे परिणाम देगा। बुरे परिणाम देगा तो मुझे क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ज्योतिष एक मार्गदर्शक का काम करती है, एक हमें दिशा बताती है। न ज्योतिष गलत है, न ज्योतिषी गलत है। मैं सिर्फ एक बात पर सहमत नहीं हूं
कि सिर्फ चंद्र राशि को देख करके हम कहीं किसी निर्णय पर पहुंच जाएं। बहुत वीडियो आ रहे हैं, देखता हूं मैं। गुरु बली हुए, बैंड बजाना पड़ेगा, मिठाइयाँ बांटनी पड़ेगी, बधाइयाँ मिलेंगी। ऐसा नहीं है। अरे भाई, जन्म कुंडली में भी देखो आप ग्रह किसी स्थिति में है, गोचर में भी देख लो आप। और मुख्य तो मेरा अष्टक वर्ग विषय है। यह कुंडली हमें सब कुछ बताती है। हमारा बचपन कैसा था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, कैसा होगा जीवन हमारा, जीवन में हम कितनी आर्थिक उन्नति करेंगे, जीवन में कितनी समस्याएं कब कब आएंगी, धन हमारे पास कितना होगा, वृद्धावस्था में हम किसी की सहायता लेंगे, असहाय हो जाएंगे, या हमारा जीवन सुखमय मंगलमय होगा, बैंक बैलेंस हमारा कितना होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी होगी, पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, प्रेम संबंध हमारे अच्छे रहेंगे या बीच में बिगड़ जाएंगे, दाम्पत्य जीवन हमारा कैसा रहेगा, पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी नहीं होगी। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं, आधा घंटा लगेगा बताने में। इन सभी प्रश्नों का उत्तर ये अष्टक वर्ग सारणी से हमको प्राप्त होता है। शुरू में जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर अनेक टेस्ट कराने के बाद किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, वैसे जन्म कुंडली देखने के बाद, चंद्र कुंडली देखने के बाद, अष्टक वर्ग कुंडली देखने के बाद, भिन्नाष्टक देखने के बाद हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। आप किसी अनुभवी ज्योतिषी से, ये मेरा परामर्श है, आप किसी अनुभवी ज्योतिषी से, अच्छे ज्योतिषी से आप दिखा लीजिए अपनी कुंडली, एक मार्गदर्शन लीजिए। भटकना नहीं है आपको, आज इसको दिखाए, कल उसको दिखाए, परसों उसको दिखाए, ऐसा नहीं करना है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेहनत कमाए हुए धन को अनायास व्यर्थ मत कीजिए। ये मेरा परामर्श है आपसे। जहां भी विश्वास हो आपको, मैं नहीं कहता आप मेरे से दिखाइए, जहां विश्वास है आपको वहां दिखाइए और अपने जीवन के रास्ते को सीधा कीजिए। टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलने से समय बर्बाद होगा, धन बर्बाद होगा, समस्याएं वहीं की वहीं रहेंगी, समस्या भी समाप्त नहीं होगी। चलिए हम धन खर्चा कर दिए, भटक गए, फिर भी समस्या हमारी समाप्त नहीं होगी। कर्मों का फल तो हमको भोगना पड़ता है और ग्रह भी यही बताते हैं कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब ये बारी आने वाली है, अच्छा भी है बुरा भी। मित्रों, व्यक्ति विशेष की कुंडली, मैं कहता हूं आपकी कुंडली, आपका नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान आपने भेजा, भेजने के बाद ऐसा विश्लेषण वीडियो बना करके आपको मैं दे दूंगा। उसमें क्या करना चाहिए ये भी बता दूंगा। आप वीडियो रखिए अपने पास और बीच बीच में आप देखते जाइए कि मैं क्या कह रहा हूं। डिटेल्स तो होनी चाहिए और उस वीडियो को मैं YouTube में भी लोड कर दूंगा। लोड करने के बाद उसमें आपका नाम, जन्म तारीख, जन्म समय शो नहीं होगा, ये गोपनीय रहता है। कुछ हमारे दर्शक हैं जो बोले कि वीडियो बना करके आप हमें दे दीजिए, इसमें समय लगता है, मेहनत लगती है, 2 घंटा 2.5 घंटे का समय लगता है, बातें भी होगी, कुंडली भी वीडियो सहित मिलेगी आपको। एक अंतिम प्रार्थना कि नंबर दिया गया है, मैसेज भी आते हैं, अच्छी बात है, नंबर इसीलिए दिया गया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन फ़ोन में जब हमारी आपकी बात होती है तो मेरा आपसे अनुरोध है, आप अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें। अपनी समस्या पहले मुझे ना बताएं। आपकी कुंडली समस्या मेरे को बताएगी, मैं आपको बताऊंगा और जन्म से लेकर के आखिरी समय तक का बताऊंगा, पूरी कुंडली बताऊंगा। आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपने मोबाइल में, पर अपनी समस्याओं को पहले ना बताएं, गोपनीय रखें।
मैं समझता हूँ कि कोई व्यक्ति जब किसी समस्या से उलझा रहता है तो एक रास्ता ढूंढता है कि इस रास्ते से हम कैसे निकलें। समस्याएं आती इसलिए हैं कि हमारे कर्म दोष थे, कर्म दोष इसलिए है कि हमने ऐसे कर्म किए। अब गलती तो हो गई तो उसका सीधे से या तो हम भगवान से प्रार्थना करें, पूजा पाठ कर लें, तो कुंडली में जो दिख रहा है दिखेगा तो वही, पर जीवन में अनुकूलता आ जाती है। अंत में फिर कहूँगा कि लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, अष्टक और सारणी, भिन्नाष्टक, ये 4 कुंडली जब तक ज्योतिषी नहीं देखते तब तक किसी निर्णय पर नहीं पहुँचते। गुरु और सूर्य मीन राशि के जातकों के लिए उत्तम है, पर जन्म कुंडली में उनकी क्या स्थिति है ये भी देखा जाए, अष्टक और सारणी में कितने बिंदु प्राप्त हो रहे हैं ये भी देखा जाए, चंद्र कुंडली में कहाँ पर ग्रह गोचर कैसे हो रहे हैं ये भी देखा जाए। शायद ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप 1000 लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक जाए। सब्सक्राइब कर लीजिए कि कोई वीडियो मैं डालता हूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे वो विश्लेषण के आएंगे। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, अष्टक व सारणी, भिन्नाष्टक, इसकी कुंडली आएगी। इस बात का ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः शिवाय।